अभी कक्षा 10वीं के छात्र और आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके सामने मैं लेके आया हूँ 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। अगर 40 प्रश्न देख लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपको सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं जो आपके न्यूज सिलेबस के अनुसार है। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपका भी सपना है समाज विज्ञान में पूरा का पूरा नंबर पाना चाहते हैं, 100 में 100 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइए ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है गैरीबाल्डी, दूसरा आपको दिया गया है बिस्मार्क, तीसरा आपको दिया गया है काबूर और चौथा आपको दिया गया है मेजनी। तो आपको बताना है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करिए और अपने आप को पहचानिए कि आप 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग सही दे देते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ जो सही आंसर है यहाँ पे होगा मेजनी होगा। मेजनी जो हमारे हैं वो क्या है, यंग इटली सोसाइटी के क्या है, संस्थापक है। तो आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न दूसरा दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति हुई। आपको बताना है कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1788 ईस्वी में, दूसरा आपको दिया गया है 1789 ईस्वी में, तीसरा आपको दिया गया है 1790 में और चौथा आपको दिया गया है 1787 में। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो एक बार कमेंट सेक्शन को चेक करते हैं और देखते हैं कौन कौन कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा वाला 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है, देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। पहला ऑप्शन आपको जर्मनी दिया है, दूसरा आपको इटली दिया है, तीसरा आपको फ्रांस दिया है, चौथा आपको इंग्लैंड दिया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है कि फ्रांस से ही क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि सारे प्रश्न क्या किए गए, रिसर्च करके लाए गए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। 3 प्रश्नों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप देख सकते हैं 4 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। आपको बताना है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। देखते हैं कौन कौन कमेंट सेक्शन में सही जवाब देते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको 1814 दिया गया है, दूसरा आपको 1815 दिया गया है, तीसरा आपको 1816 दिया गया है, चौथा आपको 1817 दिया गया। तो जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन का पराजय हुआ था। आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न लेके आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपको दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। पहला ऑप्शन आपको दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क, दूसरा आपको दिया गया विलियम प्रथम, तीसरा आपको हिटलर दिया गया, चौथा आपको मेत्सनी दिया गया। तो जल्दी से सभी लोग बताइए कि भाई जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑटो वन बिस्मार्क का हमारा मुख्य भूमिका था जर्मनी के एकीकरण में। आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो प्रश्न आपको आते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जो प्रश्न आप नहीं जानते उसका सही आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई 6 नंबर प्रश्न आपको भी दिखाई दे रहा होगा। इस 6 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जल्दी से सभी लोग बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। 1920 में चलाया गया, 1927 में चलाया गया, 1930 में चलाया गया या 1935 में चलाया गया। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी लोग बताइए। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। यहाँ पे बिल्कुल 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 सही जवाब आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल 1930 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो 6 प्रश्न आपके सामने मैंने करा दिया, 40 प्रश्न कराऊंगा। 40 प्रश्न जो देख लेगा पूरे किताब का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल उसका समाज विज्ञान में एक भी नंबर नहीं कटेगा एमसीक्यू का। जिनको भी पूरा का पूरा नंबर पाना है वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ नोट भी इसका मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फ्री में पीडीएफ नोट मिलेगा। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर करेंगे।
तो चलिए सुनिए, यहाँ पे 7 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने आ गया। 7 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न दिया गया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जल्दी से सभी लोग बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया सरदार पटेल, दूसरा आपको दिया गया बाल गंगाधर तिलक, तीसरा आपको दिया गया महात्मा गांधी, चौथा दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आप दिखाई दे रहा है, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1885 में, दूसरा आपको दिया गया 1904 में, तीसरा आपको दिया गया 1857 में और चौथा आपको दिया गया 1855 में। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देख पा रहे हैं कि अधिकतर लोग सही बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा 1885 में क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने 9 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। आपको याद रखना है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। ऑप्शन आपको दिया गया 1919 से, 1924 से, 1929 से या 1934 से। यह प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताएंगे कि 9 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। तो यहां पे देख पा रहा हूं मैं, अधिकतर लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे बता दूं कि सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1929 में क्या हुआ था, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पे है। पहला आपको वाशिंगटन दिया गया है, दूसरा आपको जिनेवा दिया गया है, तीसरा आपको न्यूयॉर्क दिया गया और आपको चौथा ऑस्ट्रेलिया दिया गया। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, आपको सही आंसर हम बता देते हैं कि 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में क्या है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। तो आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपको आ गया। देखिएगा ये प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग जानते होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में, 1939 में, 1919 में या 1942 में। तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे भाई प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन को फुल कर देना है ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या किया है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा है और बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान में फोड़ के आएंगे और पूरा का पूरा नंबर पाएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है कि पंजाब में भूमिकरण का मुख्य कारण क्या है। पहला आपको दिया गया है गहन खेती, दूसरा आपको दिया गया है वनोन्मूलन और तीसरा आपको दिया गया अधिक सिंचाई और चौथा आपको दिया गया अति पशुचारण। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मैं बता देता हूं भैया पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे मैंने 12 प्रश्न बता दिया। आई होप आपको 12 प्रश्न समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चूंकि एकमात्र चैनल है जो बिल्कुल फ्री में आपको बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी लाइव क्लास के माध्यम से करा रहा है और बिल्कुल फ्री में आपको सभी विषयों का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने क्या आता है। आपके सामने 13 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। आपको बताना है भाई कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है काली मृदा, दूसरा आपको दिया गया है लाल मृदा, तीसरा आपको दिया गया है जलोढ़ मृदा, चौथा आपको दिया गया है लेटराइट मृदा। तो जल्दी से सभी लोग बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ये भी प्रश्न लगातार पूछा गया कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी मतलब सही होती है। तो यहाँ पे काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सही जो ऑप्शन आपका होगा पहला वाला होगा। काली मृदा में क्या होता है, कपास की खेती अच्छी होती है। आपको याद रखना है। चलिए आपको 14 नंबर का भी प्रश्न दिखाई दे रहा है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब संसाधन है जो व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, किसी निजी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। पहला आपको बागान दिया गया है, दूसरा आपको चारागाह दिया गया है, तीसरा आपको भूमि दिया गया है और चौथा आपको खनिज संसाधन दिया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मैं आपको सही ऑप्शन बता भी देता हूं। यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे बागान किसी व्यक्ति का हो सकता है, चारागाह भी किसी व्यक्ति का हो सकता है, भूमि की भी किसी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन खनिज संसाधन क्या होता है, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, यानी खनिज संसाधन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आपके सामने 15 नंबर भी प्रश्न आ गया है। नंबर का
प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला आपको कोयला दिया गया है, दूसरा आपको पेट्रोलियम दिया गया है, तीसरा आपको पवन ऊर्जा दिया गया और चौथा आपको बॉक्साइट दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग बताइए भाई कि संभावित संसाधन के अंतर्गत क्या आ सकता है। तो यहाँ पे काफी लोगों ने कमेंट किया है, कुछ लोगों का आंसर सही है, कुछ लोगों का आंसर गलत है। मैं सही आंसर आपको बता देता हूं कि सही आंसर यहाँ पे पवन ऊर्जा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपके सामने आ गया 16 नंबर का प्रश्न, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन आपको असम दिया गया है, दूसरा आपको उड़ीसा दिया गया है, तीसरा आपको पश्चिम बंगाल दिया गया और चौथा आपको मध्य प्रदेश दिया गया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मैं सही आंसर आपको बता रहा हूं कि इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, आपको याद रखना है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक और प्रश्न आ गया, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है भैया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो किससे संबंधित है। मृदा संरक्षण से है, वन संरक्षण से है, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपको जल्दी से आंसर बता देता हूं कि सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। वन संरक्षण से क्या है संबंधित है हमारा चिपको आंदोलन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 18 नंबर का भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है भैया भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। आपको बताना है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। पहला आपको दामोदर दिया गया है, दूसरा आपको नर्मदा दिया गया है, तीसरा आपको कोसी दिया गया और चौथा आपको चिनाब दिया गया है। तो याद रखिएगा 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी पे क्या किया गया था, पहली नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने 19 नंबर का प्रश्न आता है। लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल पे हर एक विषय का क्या है सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक चीज का वीडियो उपलब्ध है। आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करिए, 2024 बोर्ड एग्जाम के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाएंगे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपके सामने आ गया नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए आपके सामने 19 नंबर का भी प्रश्न आ गया। 19 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि सलाल बांध किस नदी पे है। आपको बताना है कि सलाल जो बांध है वो किस नदी पे है। पहला ऑप्शन आपको महानदी दिया गया है, दूसरा आपको चिनाब दिया गया है, तीसरा आपको सतलुज दिया गया और चौथा आपको कृष्णा दिया गया है। तो जल्दी से बताइए 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सही आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। चिनाब नदी पे क्या है हमारा सलाल बांध है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रबी की फसल हो गया, खरीफ की फसल हो गया, रोपड़ की फसल हो गया, नगदी फसल हो गई, सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उसी में से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। आपको बताना है कि भाई जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है, जैसे चावल दिया गया है, चना दिया गया है, मोटे अनाज दिया गया है, कपास दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि रबी फसल कौन है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि सही ऑप्शन यहाँ पे चना हो जाएगा। काला चना हमारा क्या होता है, रबी की फसल होता है, आपको याद रखना है ऑप्शन के अनुसार। चलिए 21 नंबर का भी प्रश्न देखिएगा, इसका अपोजिट पूछा हुआ, इसमें पूछा है जिसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन एक खरीफ की फसल, इसके पहले रबी का पूछा हुआ था, इसमें आपको खरीफ बताना है। तो पहला ऑप्शन में आपको गेहूं दिया गया है, दूसरा में सरसों दिया गया है, तीसरा में धान दिया गया है और चौथा में चना दिया गया है। तो जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि जो धान होता है ना वो हमारा खरीफ फसल होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड आपका एक और प्रश्न पूछ लिया गया है भैया, आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। आपको बताना है इसमें से कौन सी रोपड़ फसल है। पहला आपको गेहूं दिया गया है, दूसरा आपको चना दिया गया है, तीसरा आपको गन्ना दिया गया है, चौथा आपको मूंगफली दिया गया। तो बताइए कौन सी फसल क्या है, रोपड़ फसल है। तो एक बार कमेंट को चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं कि गन्ना हमारा क्या होता है, रोपड़ फसल, गन्ना हमारा क्या होता है, रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने 23 नंबर का प्रश्न आ गया है। 23 का प्रश्न आपको दिया गया है, झरिया प्रसिद्ध है, आप लोग सुने होंगे, झरिया पे बहुत सारा गाना भी बना हुआ है। तो आप सभी जानते होंगे कि झरिया के लिए प्रसिद्ध है। पहला आपको दिया गया लौह अयस्क के लिए, दूसरा आपको दिया है कोयला के लिए, तीसरा आपको दिया गया तांबा के लिए और चौथा आपको दिया है बॉक्साइट के लिए। तो जल्दी से बताइए झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि जो झरिया है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, कोयला की खदान है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया कुछ इसी से रिलेटेड, ये भी प्रश्न है। पूछ रहा भैया अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है झरिया हुआ, अंकलेश्वर हुआ, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आते हैं। तो आपको बताना है कि भैया जिस प्रकार झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार आपको बताना है कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला आपको दिया गया पेट्रोलियम, दूसरा आपको दिया गया है तांबा, तीसरा आपको दिया गया है जस्ता और चौथा आपको दिया गया यूरेनियम। तो जल्दी से सभी लोग बताइए। तो
तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि काफी लोग सही आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल पेट्रोलियम करेक्ट ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिनको जिनको प्रश्न समझ में आ रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि इन प्रश्न, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है। आप लोग मोटिवेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। आप पे 25 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो आपको बताना है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। पहला आपको दिया गया है तमिल, दूसरा आपको दिया गया ईसाई, तीसरा आपको दिया है सिंहली और चौथा आपको दिया गया मुस्लिम। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सिंहली हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आप सभी जानते होंगे भाई, सबसे आसान प्रश्नों में से एक है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा हिंदी। मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रभाषा है, आपको याद रखना है। चलिए 27 नंबर का भी प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब जो विषय हो संघीय सूची में आता है। तो बहुत सारे सूचियां होता है, आप लोग जानते हैं, संघीय सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है। तो सूचियों को भी आपको याद रखना है कि किस सूची में कौन सा विषय आता है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न एक ठो आपके सामने आ जाता है। तो रक्षा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो रक्षा है वो हमारा क्या है, संघीय सूची का विषय आपको याद रखना है। चलिए 28 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखा देते हैं। प्रश्न दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, आपको बताना है कि भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपको चौथा वाला हो जाएगा, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए 29 नंबर का प्रश्न आपको मैं बता देता हूं। 29 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आपको बताना है कि किसमें आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाओं में है। तो आप याद रखिएगा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज की संस्थाओं में क्या होता है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। सामने 30 नंबर का प्रश्न आ गया है, देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला 10 दिसंबर है, दूसरा 5 सितंबर है, तीसरा 14 दिसंबर है और था आपको 15 अगस्त है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मैं सही आंसर आपको बता देता हूं कि करेक्ट ऑप्शन आपको पहला वाला हो जाएगा। 10 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, आपको याद रखना है। 31 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न बोल रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। आपको बताना है कि आदमी कितने वर्ष का हो जाता है तो मतदान कर सकता है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे फिलहाल तो 4 ऑप्शन दिया गया, 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो आप सभी जानते होंगे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 18 वर्ष हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न आपको 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। आपको बताना है कि इसमें कौन विकसित देश है, ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है कि बांग्लादेश। तो आप सभी जानते होंगे करेक्ट ऑप्शन, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल सही आंसर आपको बता देते हैं कि फ्रांस आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अनुसार फ्रांस क्या है, विकसित है, बाकी विकसित नहीं है। चलिए 33 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जो सही आंसर आपका हो जाएगा चौथा वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भी होता है, औसत साक्षरता स्तर पे भी होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। पहला ऑप्शन आपको प्राथमिक क्षेत्र दिया गया, दूसरा आपको द्वितीय क्षेत्र दिया गया, तीसरा आपको तृतीय क्षेत्र दिया गया और चौथा आपको सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बहुत ही इजी है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। मतलब भारत के जो अधिकतर लोग हैं उनका जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, उद्योग है, कृषि है, व्यवसाय है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे कि भाई दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृषि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको 3500 प्रश्न समझ में आ गया होगा। 5 और प्रश्न कराऊंगा, वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेंगे। कहीं प्रश्न में हमसे मिस्टेक हो गया होगा, किसी प्रश्न का उत्तर मैंने गलत बताया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए आपके सामने आ गया 36 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर का प्रश्न दिया गया, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। आपको बताना है भाई जो एगमार्क चिन्ह है वो किन वस्तुओं के लिए है, उपभोग की वस्तुओं के लिए है,
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए है, सेवा वस्तुओं के लिए है कि खाद्य पदार्थ के लिए है? तो आप जानते हैं कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य पदार्थ वाली वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है? एक मार्क का चिन्ह बनाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए, आपको 37 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन आपको 1982 दिया गया है, दूसरा आपको 1984 दिया गया है, तीसरा आपको 1985 दिया गया है, चौथा आपको 1986 दिया गया है। तो जल्दी से सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे काफी लोग सही भी बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे याद रखें 1986 हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपको 38 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र में, दूसरा गुजरात में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको लिखना है कि 38 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। मैं देखूंगा कि कौन कौन जवाब सही दे रहे हैं। चलिए, आपको यहाँ पे मैं करा देता हूं अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखा गया, ये एक्स्ट्रा प्रश्न समझ लीजिए, ये आपके लिए एक्स्ट्रा प्रश्न है, चूंकि 38 के बाद से 39 यहाँ पे लिखा गया है। तो एक एक्स्ट्रा प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? आपको बताना है कि रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, बताने वाली चीज नहीं, छोटे बच्चों का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है। तो याद रखिएगा, ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, आपको याद रखना है। फिलहाल 39 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? पहला आपको सीसा दिया गया है, दूसरा आपको तांबा दिया गया है, तीसरा आपको जस्ता दिया गया है, चौथा आपको एल्यूमिनियम दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का क्या है? हमारा अयस्क है, आपको याद रखना है। चलिए, 40 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपको बताना है। वर्तमान कंडीशन के अनुसार, वर्तमान आंकड़े के अनुसार आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? चीन की है, रूस की है, भारत की है कि जापान की है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 38 नंबर और 40 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिन लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको भी सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों और एमसीक्यू का पीडीएफ नोट चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लिंक दिया गया हमारे डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत होता है तो आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे भी संपर्क करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो नजर आए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।